आपने एशिया के सबसे अमीर तरीन खानदान के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो वाकई हैरत अंगेज है। ये कहानी है एक ही खानदान के दो भाइयों की, जिनकी शुरुआत तो बिल्कुल एक जैसी हुई, लेकिन उनके कारोबारी सफर ने इन्हें दो बिल्कुल मुख्तलिफ और मुतजाद मंजिलों पर ला खड़ा किया। ये सिर्फ बेपनाह दौलत की कहानी नहीं है, बल्कि ये हिकमत अमली, कड़े फैसलों और इस बात की एक जबरदस्त मिसाल है कि कैसे आपके चुने हुए रास्ते आपका पूरा मुस्तकबिल बदल कर रख सकते हैं। इस एम्पायर के असल हजूम और इसकी बेपनाह हुसत का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस नंबर पर गौर करें। मुकेश अंबानी की कुल मालियत 122 बिलियन डॉलर से भी तजावुज कर चुकी है। जी हां, ये कोई मामूली रकम नहीं, तकरीबन 10,370 अरब इंडियन रुपए बनती है। ये खतीर रकम उन्हें दुनिया का 11वां अमीर तरीन शख्स बनाती है। और सच पूछें तो अगर हम इस फहरिस्त से अमरीकी अरबपतियों को साइड पर कर दें तो वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। ये एक ऐसा मुआशी पहाड़ है जिसका असर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर पहलू पर नजर आता है। और दौलत के बढ़ने की रफ्तार, वो तो इससे भी ज्यादा हैरानकुन है। सोचिए ज़रा, अगले 10 मिनट में जब तक हम और आप इस एक्सप्लेनर को देखकर ख़त्म करेंगे, मुकेश अंबानी तकरीबन 1 करोड़ रुपए कमा चुके होंगे। बिल्कुल, सिर्फ 10 मिनट में 1 करोड़ रुपए। ये सुनकर फौरन जहन में सवाल आता है कि आखिर ये बेपनाह दौलत कमाई कैसे गई। और इससे भी बड़ा और अहम सवाल ये है कि जब एक भाई के पास इतनी ज़्यादा दौलत है तो इसी घर के दूसरे भाई का दिवालिया क्यों निकल गया। तो इस पूरे सफ़र को हम आज 4 अहम हिस्सों में समझेंगे। पहला, इस एम्पायर की बुनियाद कैसे रखी गई। दूसरा, 2005 में इसकी तकसीम कैसे हुई। तीसरा, मुकेश की कामयाबी का खाका क्या था। और चौथा, अनिल अंबानी का जवाल कैसे हुआ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी इस एम्पायर की बुनियाद की, जो धीरूभाई अंबानी के उरूज से शुरू होती है। ये कहानी आज के दौर की नहीं है, बल्कि इसका आगाज़ खानदान के सरबराह धीरूभाई अंबानी से होता है, जिन्होंने अपनी मेहनत और ज़बरदस्त दूरअंदेशी से इस एम्पायर की ईंट रखी। 1950 की दहाई की बात है, जब वो एक बेहतर नौकरी की तलाश में यमन गए थे। वहाँ उन्होंने 8 साल तक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में बतौर क्लर्क काम किया। वहाँ से जो तजुर्बा मिला, इसे लेकर वो 1958 में इंडिया वापस आए और रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से मसालों की ट्रेडिंग शुरू कर दी। फिर 1966 तक आते आते उन्हें समझ आ गया कि भाई असल मुनाफा तो मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स की बुनियाद रख दी। अब टेक्सटाइल के लिए उन्हें केमिकल्स दूसरी कंपनी से खरीदने पड़ते थे, तो 1981 में उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपना ही पेट्रोकेमिकल बिजनेस भी शुरू कर दिया। अब यहाँ पर धीरूभाई की होशियारी वाकई कमाल की थी। उस वक्त इंडियन हुकूमत ने कपास पर इतने सख्त कवानीन लगाए हुए थे कि पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहरान में फंसी हुई थी। धीरूभाई ने क्या किया, उन्होंने कपास के बजाय केमिकल प्रोसेस से बनने वाले सिंथेटिक टेक्सटाइल्स का इंतखाब किया। इस एक मास्टर स्ट्रोक ने उन्हें ना सिर्फ इन सख्त हुकूमती पाबंदियों से बचा लिया, बल्कि कपड़ा सस्ता होने की वजह से मार्केट में रातों रात मकबूल भी कर दिया। उनका ब्रांड विमिल इतना हिट हुआ कि 1987 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर भी रिलायंस ही था। चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। 2005 में एम्पायर की तकसीम, जब ये खानदान 2 हिस्सों में बंट गया। कई दहाइयों की ज़बरदस्त तरक्की के बाद 2002 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। धीरूभाई अंबानी का इंतकाल हो गया, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि वो अपनी मौत से कब्ल विरासत के हवाले से कोई वसीयत नहीं छोड़कर गए थे। उनके जाने के बाद जब रिलायंस के बोर्ड की मीटिंग हुई तो उन्होंने बिजनेस का ज़्यादा कंट्रोल बड़े भाई मुकेश अंबानी को देने का फैसला कर लिया। बस यहीं से दोनों भाइयों के दरमियान शदीद इख्तिलाफात शुरू हो गए और बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों ने आपस में एक दूसरे से बातचीत तक बंद कर दी। जब मामलात बिल्कुल ही हाथ से निकलते दिखाई दिए तो उनकी वालदा ने बीच में आकर मुदाखलत की और फैसला किया कि कारोबार दोनों भाइयों में बिल्कुल बराबर बांट दिया जाए। 2005 में ये तारीखी तकसीम हुई। मुकेश अंबानी को मिले पुराने और मुस्तहकम बिजनेसेस, यानी तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग, जबकि अनिल अंबानी के हिस्से में टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत बकिया आधा हिस्सा आया, जो उस वक्त मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी समझे जाते थे। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मुकेश की कामयाबी का खाका, यानी उन्होंने अपने एम्पायर को कैसे वुसअत दी। विरासत मिलने के बाद मुकेश अंबानी ने जिस तरह अपने हिस्से को स्केल किया, वो बिजनेस की दुनिया की एक शानदार मिसाल है। उन्होंने जामनगर रिफाइनरी की पैदावार को इतना बढ़ाया कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी बना दिया। फिर उन्हें रिटेल सेक्टर का रुख किया और स्मार्ट बाजार के जरिए सुपरमार्केट्स का ऐसा जाल बिछाया कि हर चीज़ डिस्काउंट पर मिलने लगी। आईपीएल का दौर आया तो मुंबई इंडियंस की टीम खरीद ली, फिर जियो टेलीकॉम लॉन्च करके तहलका मचा दिया, और हाल ही में अमेरिकी कंपनी डिज्नी के साथ $8.5 बिलियन का बड़ा इंतजाम भी मुकम्मल कर लिया है। उनकी सबसे बड़ी गेम चेंजर मूव थी जियो। 2016 में जब उन्होंने जियो लॉन्च किया तो मार्केट को पूरी तरह हिला कर रख दिया। शुरू में कॉल्स, मैसेजेस और डेटा सब कुछ बिल्कुल मुफ्त। इस ऑफर का नतीजा ये निकला
कि देखते ही देखते उनके सार्फिन की तादाद 40 करोड़ तक पहुंच गई। इस जारहाना स्ट्रैटेजी ने बाकी कंपनियों का तो जैसे सांस ही रोक दिया। कई तो मार्केट से ही आउट हो गईं और उन्होंने बाकायदा अथॉरिटीज को शिकायत भी की। और आज जियो 5G कामयाबी से चला रहा है और आलमी कंपनियों के साथ 6G की तैयारियों में लगा हुआ है। और जाहिरी बात है, इतनी बेमिसाल कामयाबी के बाद लाइफस्टाइल भी तो वैसा ही होगा। मुंबई में उनका घर एंटीलिया 27 मंजिलों का है, जिसमें अपना थिएटर, जिम और हेलीपैड तक मौजूद है। अभी हाल ही में उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी पर जो खर्चा हुआ, उसका तखमीना 5,000 करोड़ रुपए लगाया गया है। सिर्फ जस्टिन बीबर की चंद मिनट की परफॉर्मेंस के लिए 80 करोड़ इंडियन रुपए दे दिए गए। अब जिस बंदे की दौलत 10,000 अरब से ऊपर हो, उसके लिए इतने करोड़ तो ऐसे ही हैं जैसे समंदर में से एक गिलास पानी निकाल लेना। लेकिन अब रुकते हैं और चलते हैं चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, अनिल का जवाल और उनकी खोई हुई दौलत की कहानी। सिक्के का दूसरा रुख बिल्कुल मुख्तलिफ है। अनिल अंबानी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अनिल ने एक बहुत ही हाई रिस्क स्ट्रेटजी अपनाई। वो एक ही वक्त में बहुत सारे मुख्तलिफ शोरों में छा जाना चाहते थे। इस जल्दी और तेज रफ्तार तोसी का नतीजा ये निकला कि खर्चे तो आसमान पर पहुंच गए, लेकिन मुनाफा ना होने के बराबर था। इनकी टाइमिंग ज्यादातर गलत साबित हुई और सबसे बड़ा मसला यह था कि इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं था। उन्होंने सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम जैसे हाई रिस्क और महंगे प्रोजेक्ट्स में लगा दिया था। जब बुरा वक्त आया तो इनके पास कोई ऐसा बैकअप बिजनेस नहीं था जो उन्हें संभाल सकता। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपनी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को सीधा एयरटेल और वोडाफोन जैसी बड़ी और मुस्तहकम कंपनियों के सामने खड़ा कर दिया। इस बराह-रास्त टकराव की वजह से उनका पैसा पानी की तरह बहता रहा, लेकिन मार्केट का वो कंट्रोल उन्हें कभी नहीं मिल सका जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। फिर जो होना था वही हुआ। मुसलसल नुकसानात से कर्जों का पहाड़ खड़ा हो गया और बात अदालतों तक पहुंच गई। हालात इतने खराब हो गए कि मुंबई की एक अदालत ने अनिल अंबानी को अल्टीमेटम दे दिया कि 1 महीने के अंदर एरिक्सन कंपनी के पैसे दो, वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। और जानते हैं इस वक्त इन्हें किसने बचाया? ऐन मौके पर उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने इनके पैसे अदा किए और इन्हें गिरफ्तारी से बचा लिया। लेकिन ये सवाल यहां रुकने वाला नहीं था। कुछ अरसे बाद जब बर्तानिया की अदालत ने अनिल अंबानी को चीनी बैंकों के $719 मिलियन वापस करने का हुक्म दिया, तो उन्हें बाकायदा अदालत में खड़े होकर यह बयान देना पड़ा कि मेरी कुल मालियत अब सिफर हो चुकी है। जी हां, सिफर। एक अरबपति का इस तरह दिवालिया हो जाना कारोबारी दुनिया की तारीख के सबसे बड़े और हैरानकुन जवालों में से एक है। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े होते हैं। जब दो भाइयों को एक जैसी शुरुआत, एक जैसा नाम और वसाइल मिलें, तो क्या उनका मुस्तकबिल सिर्फ उस दौलत से तय होता है जो उन्हें विरासत में मिली, या फिर उसका सारा इन्हिसार उन सोचे समझे मोहतात फैसलों और उस स्ट्रेटजी पर होता है जो वो खुद बनाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कामयाबी सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि दुरुस्त सिमत और बेहतरीन हिकमत अमली से मिलती है।